ये कल्पना करें कि एक ऐसा संसार था जहां इंसानों ने जलवायु को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वे खुद को एक अंतहीन सर्दी के हवाले कर बैठे। जमीन के नीचे बने बंकर ही आखिरी सहारा थे, लेकिन अगर वे भी सुरक्षित न रहे तो क्या होगा। कुछ जिंदा बचे लोग बचने की आखिरी उम्मीद के साथ बाहर निकले, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि असली खतरा सिर्फ ठंड नहीं बल्कि कुछ और भी भयानक है। इस कहानी में बने रहिए, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां जिंदा रहने के लिए बलिदान देना होगा और अंधेरे में छिपी एक खौफनाक भूख का सामना करना होगा। साल 2045 तक धरती इतनी बदल चुकी थी कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों और सरकारों ने मिलकर विशाल जलवायु नियंत्रण टावर बनाए। इन टावरों का मकसद था धरती को ठंडा करना और संतुलन वापस लाना, लेकिन इसके बजाय वे इसे एक न खत्म होने वाली हिमयुग में धकेल बैठे। तापमान इतना गिर गया कि अरबों लोग मारे गए, महासागर जम गए और पूरे के पूरे शहर बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब गए। जो कुछ लोग बचे वे जमीन के नीचे जाने को मजबूर हो गए। उन्होंने धरती की सतह के नीचे गहरे बंकरों में रहना शुरू किया। ये शरण स्थल कुछ समय के लिए बनाए गए थे, लेकिन जल्द ही यह लोगों के स्थायी घर बन गए, क्योंकि ऊपर की दुनिया अब रहने लायक नहीं रही थी। लेकिन इन बंकरों में जीना आसान नहीं था। सीलन भरी जगहों में बीमारियां तेजी से फैल रही थी, खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और कृत्रिम रोशनी में खेती करना लगभग नामुमकिन था। हताशा बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने मिलकर व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, जबकि कुछ जगहों पर अराजकता फैल गई। कॉलोनी 7 उन गिनी चुनी जगहों में से थी जहां इंसानियत बची हुई थी। इसे अनुशासित और अनुभवी ब्रिग्स, लॉरेंस फिशबर्न और निर्दयी मैसन चला रहे थे। वे किसी तरह अपनी बस्ती को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संसाधन खत्म हो रहे थे, तनाव बढ़ रहा था और सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे ज्यादा दिनों तक टिक पाएंगे। एक मनहूस दिन कॉलोनी 5 से एक आपातकालीन संदेश मिला, जो पास की ही एक अंडरग्राउंड बस्ती थी। रेडियो पर खामोशी कोई नई बात नहीं थी। कई कॉलोनियां पहले ही खत्म हो चुकी थीं। उनकी आखिरी चीखें बर्फीले तूफानों में गुम हो गई थी। लेकिन यह मामला अलग था। इस संदेश में कुछ बहुत जरूरी, कुछ बेहद खतरनाक होने के संकेत मिल रहे थे। ब्रिग्स समझ गया कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जमा देने वाली ठंड और अनगिनत खतरों के बावजूद उसने एक टीम तैयार की। उसके साथ थे सैम, जो युवा था लेकिन एक कुशल इंजीनियर, और ग्रेडन, एक सतर्क लेकिन बहादुर योद्धा। रवाना होने से पहले ब्रिग्स ने सैम की प्रेमिका शार्लेट सुलिवन को कॉलोनी 7 की जिम्मेदारी सौंपी। मैसन को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका मानना था कि का इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है, लेकिन ब्रिग्स का फैसला अंतिम था। तीनों आदमी पैदल ही निकल पड़े, घातक ठंड का सामना करते हुए, इस बात से अनजान कि वे एक भयानक दुश्मन की ओर बढ़ रहे हैं। कई घंटों तक बर्फीले तूफान और घुटनों तक जमी बर्फ में संघर्ष करने के बाद वे आखिरकार कॉलोनी 5 पहुंचे। अंदर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हो चुका था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। हवा में मौत की गंध थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे जो बेतरतीब तरीकों से फैले हुए थे। वे सावधानी से आगे बढ़े तो उन्हें वहां बस एक ही इंसान जिंदा मिला, लीलैंड। वह बुरी तरह डरा और थका हुआ था। उसने जो बताया वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कॉलोनी 5 ने कहीं दूर से एक रेडियो संदेश पकड़ा था। यह संदेश उन जीवित बचे लोगों का था जिन्होंने किसी तरह एक पुराना वेदर कंट्रोल सिस्टम ठीक कर दिया था, जिससे एक दूरस्थ इलाके में बर्फ पिघलने लगी थी। सालों बाद पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, लेकिन कॉलोनी 5 के लिए ये उम्मीद बहुत देर से आई थी। उनके कुछ लोग उस संदेश की सच्चाई का पता लगाने के लिए बाहर निकले, लेकिन वे कभी लौट कर नहीं आए, बल्कि उन्होंने अनजाने में अपने पीछे एक भयावह खतरा बुला लिया था। आदमखोर। कभी ये लोग भी इंसान थे, बाकियों की तरह, बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भूख और हताशा ने इन्हें एक भयानक रूप में बदल दिया था। कॉलोनी 5 के बचे हुए लोगों को बेरहमी से मार डाला गया था। उनके शरीर उन दरिंदों का भोजन बन चुके थे। ब्रिग्स, सैम और ग्रेडन लीलैंड को अपने साथ कॉलोनी 7 ले जाना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। वह डर के मारे खुद को एक कमरे में बंद कर चुका था। टीम ने समझ लिया कि अब यहाँ और रुकने का कोई फायदा नहीं। वे लौटने ही वाले थे जब उनकी नजर एक खौफनाक नजारे पर पड़ी। कॉलोनी की एक जगह पर आग जल रही थी। दीवारों पर परछाइयां थिरक रही थी। एक आदमी झुका हुआ था, खून से सने मेज पर इंसानी अंगों को काट रहा था, जबकि बाकी लोग मरे हुए लोगों के मांस को खा रहे थे। ग्रेडन के मुंह से अनायास एक घबराया हुआ स्वर निकला और इसी से उनकी मौजूदगी का पता चल गया। वे दरिंदे घूमे, उनकी आंखों में वहशी भूख झलक रही थी। एक पल में ही भगदड़ मच गई। आदमखोर उन पर टूट पड़े। ग्रेडन बहादुरी से लड़ा, लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। उसे वहीं मारकर चीर फाड़ दिया गया। ब्रिग्स और सैम
किसी तरह जान बचाकर भाग निकले और कॉलोनी 5 के प्रवेश द्वार पर डायनामाइट लगा दिया। धमाके के साथ ही वे भयानक प्राणियों को हमेशा के लिए अंदर दफना गए। डरे और थके हुए वे पास पड़े एक पुराने हेलीकॉप्टर में छिप गए, ये सोचकर कि अब कुछ देर राहत मिलेगी। लेकिन सुबह होते ही उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। वे दरिंदे बच निकले थे। बर्फ पर उनके पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। वे पीछा कर रहे थे। ब्रिग्स ने एक आखिरी जोखिम भरी योजना बनाई। वे आदमखोरों को एक जर्जर पुल की ओर लुभाकर वहां तक ले जाएंगे और फिर उसे डायनामाइट से उड़ा देंगे। योजना के मुताबिक जैसे ही दरिंदों की भीड़ पुल पर आई, उन्होंने फ्यूज जलाया, लेकिन ऐन वक्त पर वह बुझ गया। बिना वक्त गंवाए ब्रिग्स वापस भागा और उसे दोबारा जलाया। विस्फोट ने पुल को तहस नहस कर दिया, आदमखोरों को गहरी खाई में गिरा दिया। लेकिन ब्रिग्स भी उस धमाके की चपेट में आ गया। सैम ने बेबसी से अपने दोस्त और नेता को विस्फोट में खोते हुए देखा। शोक मनाने का वक्त नहीं था, उसे हर हाल में कॉलोनी 7 तक पहुंचना था। उधर कॉलोनी 7 में काई और मैसन के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था। मैसन हमेशा से सख्त और बेरहम था, लेकिन अब वह जरा सी बीमारी के शक में लोगों को मारने के लिए तैयार था। काई ने उसका विरोध किया, लेकिन मैसन ने उसे बेहोश कर दिया। उसे अपना नियंत्रण किसी भी हालत में नहीं खोना था। जब सैम आखिरकार वापस लौटा तो वह ठंड से जूझता हुआ अधमरा और बेहद कमजोर था। काई तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन मैसन ने उसे पकड़ लिया। उसे यकीन था कि सैम अब पागल हो चुका है। सैम ने आदमखोरों के खतरे के बारे में चेतावनी दी, लेकिन मैसन ने इसे सिर्फ सदमे से टूटे हुए इंसान की बड़बड़ाहट समझा। उसने सैम को एक बिस्तर से हथकड़ियों में जकड़ दिया और कॉलोनी पर पूरी तरह अपना शासन जमा लिया। लेकिन मैसन को समझने में देर हो गई थी। असली खतरा अब दरवाजे पर था। आदमखोरों ने सैम के पैरों के निशान का पीछा करते हुए कॉलोनी 7 तक रास्ता खोज लिया था। चारों तरफ तबाही मच गई। वे खूंखार दरिंदे बंकर में घुस आए और जिसे भी देखा बेरहमी से मार डाला। बचे हुए लोग खुद को एक कमरे में बंद करने लगे, लेकिन मैसन ने सैम और काई को अंदर आने नहीं दिया। तभी ब्रिग्स की बेटी नारा आगे बढ़ी। उसने मैसन को धक्का देकर गिरा दिया और दरवाजा खोलकर सैम और काई को अंदर आने दिया। अब बस एक ही रास्ता बचा था, हवा की नलियों के जरिए बाहर निकलना। कॉलोनी खत्म हो चुकी थी। मैसन, जो अब घायल था लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था, वहीं रुक गया। जब आदमखोर उसके पास पहुंचे तो उसने आखिरी बार संघर्ष किया। उसने एक प्रोपेन टैंक पर गोली चलाई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। मेसन और कई आदमखोर वहीं जलकर खाक हो गए। बाहर सैम का सामना उन दरिंदों के नेता से हुआ। वह थका हुआ था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक घातक लड़ाई के बाद उसने उस राक्षस को मार गिराया। कॉलोनी 7 अब खत्म हो चुकी थी। बचे हुए कुछ लोग, सैम, काई, नारा और कुछ अन्य जीवित बचे, जो कुछ भी जरूरी सामान इकट्ठा कर सकते थे, लेकर निकल पड़े। अब उनकी आखिरी उम्मीद उस जगह पर थी जहां बर्फ पिघल चुकी थी। सैम के हाथ में कुछ बीज थे जो इंसानियत के अस्तित्व और विनाश के बीच का अंतर साबित हो सकते थे। अनजाने भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए पहली बार उन्हें सच में उम्मीद महसूस हुई। जिंदा रहना सिर्फ ठंड से लड़ने का नाम नहीं है, असली जंग उस चीज से है जो ठंड हमें बना देती है। जैसे ही सैम और बचे हुए लोग एक नई शुरुआत की तलाश में आगे बढ़ते हैं, एक सवाल अब भी बाकी है, क्या इस बर्फीली दुनिया में वाकई कोई सुरक्षित जगह बची है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोमांचक सर्वाइवल स्टोरीज के लिए जुड़े रहें।